हेलो क्लास 12 वालों, मजा आया? तो मैंने बोला था ना कि जिस तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया होगा और उससे रिलेटेड ना हो। ठीक वैसा ही हुआ और हूबहू वही क्वेश्चन पेपर बन गया हर साल की तरह। ऐसा कोई एक साल नहीं है, हमने लास्ट ईयर भी ना 40-90 प्लस दिए हैं अपने इंस्टीट्यूट से। और ये एक दिन की बात नहीं है, उसके पहले 25, उसके पहले 23, हर साल 90 प्लस तो देते ही है, साथ साथ में स्कूल टॉपर्स भी देते हैं। और आज हम ये बात बहुत प्राउड के साथ बोलना चाहते हैं। और ये प्राउड इसलिए नहीं है कि तुक्का कुछ भी पढ़ा देते हैं। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ये कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, इस जगह से ये क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जामिनर, और तब जाकर के ना एक बढ़िया रिजल्ट बनता है। तो आप सब भी ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ। हर सेमिस्टर 3 की तरह हमारा सेमिस्टर 4 भी होगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, जो रिव्यूज मेरे को मिले हैं उस अकॉर्डिंग लग रहा है कि 35 प्लस काफी लोग रहेंगे। हाँ, ये फर्स्ट टाइम एग्जाम था जहां पे आप लोग थोड़े से पैनिक थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। आज बच्चे जब एग्जाम दे करके आए तो कुछ बच्चों ने बोला कि पेपर बहुत आसान था। आसान नहीं था भाई, आप इतना पढ़ाई कर चुके हैं कि अब ये आपको क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। वरना ये पेपर बहुत ट्रिकी था। कुछ ऑप्शन तो ऐसे थे, लगता था कि इसका आंसर ए भी है, फिर लगता था कि इसका आंसर बी भी है। यही तो एमसीक्यू का फेर है। सो ऐसे ही बने रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। और आज हम जिस लिए आए हैं, हम लोग का काम है आज आपको आंसर्स बताना, कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन गलत है। थोड़े से इधर उधर रहेंगे, क्योंकि जब तक बोर्ड आप लोग को आंसर सीट नहीं देता, बोला गया है कि आंसर सीट आपको दे दिया जाएगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट तब तक हमने सारा चीज चेक करके कोशिश किया है कि आपको सही आंसर प्रोवाइड करवा पाए। हो सकता है एक दो आंसर इधर उधर हो, बट आपके सारे क्वेश्चंस जो अभी हम करवा रहे हैं सब राइट ही होंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था हमारा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बर्गा वाज। ऑपरेशन बर्गा का इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट था, पहला क्वेश्चन ही एकदम हम क्या बोले, ऐसा दे दिया था कि बच्चे बहुत परेशान होंगे। तो ऑपरेशन बर्गा क्या था? बंगाल में जो ऑपरेशन बर्गा हुआ था, क्या बोला गया था? यहां पर किसानों के हक की बात की गई थी। अब ये जो ऑप्शन है, इसमें राइज इन द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एकदम गलत बात। ये सी नंबर ऑप्शन तो है ही नहीं। रिवाइवल ऑफ जमींदार सिस्टम, रिवाइवल का मतलब होता है जिंदा कर देना, जमींदार सिस्टम को, ना ना ना, ये भी आंसर नहीं है। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ए और डी। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्गादार, बोला रिडक्शन, गलत यहीं पे हो गया। रिडक्शन की जगह ये ऑप्शन में होना चाहिए था, रिडक्शन नहीं हुआ था बल्कि इंक्रीज हुआ था। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन था, पहला ही। काफी बच्चों ने डी मारा है, बट एक्चुअली अगर इन चारों ऑप्शंस की तुलना करें तो जो ए है वो आंसर होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी। अगर चारों को कंपेयर करें तो ए आंसर होना चाहिए, लेकिन डी में जो गूगल पे हर जगह दिखा रहा है जो आंसर है वो डी। तो डी तब होता जब वो रिडक्शन की जगह क्या होता है, इंक्रीज। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, जब बोर्ड का आंसर सीट आएगा तभी आप लोग को ये पता चल पाएगा ए है कि डी है। तो जो ए मारे हो वो भी अपने अंदर संतुष्टि रखो, जो डी की हो वो भी संतुष्टि रखो, बट आंसर मेरा बात मानो तो ए है। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग एक के बाद। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, असर्टेन एंड रीजन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। लैंड रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। एकदम सही बात। तो पहला बात तो सही है भैया। दूसरा क्या बोला, लैंड रिफॉर्म एश्योर्स द ओनरशिप ऑफ लैंड फॉर फार्मर्स एंड राइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देम। बोला लैंड रिफॉर्म एश्योर करता है ओनरशिप ऑफ लैंड, कि भैया आपके पास कितना लैंड है, आपके पास कितना लैंड है, ओनरशिप सिक्योर करता है। उसके बाद राइज इन द प्रोडक्शन, भैया प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो भैया ये बात भी सही है, एक तो दोनों बातें सही है, और जो दूसरी बात है वो पहले का कारण भी है। सो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, 1 का मतलब ए।
चलिए 3 नंबर पे आते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, सब बच्चों ने किया होगा, और वो क्वेश्चन था हमारा, द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर, यानी फार्मर से कौन फूड ग्रेन जो है वो लेता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो पहला बात तो गवर्नमेंट आंसर। फिर गवर्नमेंट में भी क्या है कि एक संस्था है जिसका नाम क्या है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी 3 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं हम लोग, स्पीड में चलेंगे क्योंकि आप लोगों का कल अकाउंट्स का भी एग्जाम है, तैयारी वहां करना है बाबू। मन हो तो ये वीडियो आप एक दिन बाद देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट पहले आप अकाउंट्स का तैयारी करो। आते हैं यहाँ पे क्या बोला, यूज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी उधार देने के लिए तो हमारे पास 2 संस्थाएं, एक जो इंस्टीट्यूशनल है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलती है, और एक क्या नॉन, जब आपके सगे संबंधी, आपके अगल बगल वाला आपको पैसा दे दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल। और इंस्टीट्यूशनल क्या बोलेंगे, जैसे कि बैंक नाम आ जाए। तो ऑप्शन में एकदम साफ था, मनी लेंडर, यानी कि जो ब्याज पे पैसा खिलाता है। फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया। ट्रेडर्स भी नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया, तो आंसर तो साफ दिखता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, हमको इसका आंसर एकदम क्लियर दिखता है, कोई दोहराई नहीं है। चलिए 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर पे। क्या बोला था 5 नंबर कि डैश इज द एपेक्स बॉडी, आंसर खत्म। एपेक्स बॉडी अगर बात किया जाए तो एपेक्स बॉडी भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड, तो आंसर मार दोगे नाबार्ड। रूरल क्रेडिट इन इंडिया, गांव में लोन देने के लिए एपेक्स बॉडी कौन है? अगर एपेक्स नहीं बोलता तो एक डाउटफुल क्वेश्चन रहता कि सर रीजनल रूरल बैंक होगा क्या? नहीं, नाबार्ड आंसर होगा। चलिए उसके बाद आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, हाँ 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं हम लोग को, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर हैज हायर ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर में ये जो अभी हमारा चल रहा है, या सर्विस सेक्टर ने हमें ग्रोथ क्या दिया है, ज्यादा दिया है। एकदम सही बात है। क्यों ज्यादा दिया है? क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है, बट एक सर्विस सेक्टर में क्या होता है, स्किल्ड होते हैं, ट्रेन होकर के जाते हैं। सो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 6 के बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर पे। तो 7 में बोला है कि चाइना ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एकदम साफ साफ हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो चाइना में हुआ था उसका काम ही था रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए ही काम किया गया था इसमें। चलिए 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी दिखता है, द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज वेरी बिग। ठीक है, क्या बोला, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज वेरी बिग, गलत बात। जो लोगों के पास जो जमीन है वो ज्यादा नहीं, बल्कि क्या है, छोटे छोटे प्लॉट्स में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। चलिए उसके बाद आते हैं 9 नंबर में। क्या बोला हम लोग को, 9 हम लोग को बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में इनमें से क्या नहीं हुआ? तो रिडक्शन इन द रीजनल इनइक्वालिटी। अरे भाई रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ गया था क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन कुछ कुछ क्षेत्रों में हुआ था, कुछ कुछ क्षेत्रों में नहीं हुआ था। जहां हुआ था वहां लोगों का इनकम बढ़ गया था, बड़े फार्मर्स को फायदा हुआ था। तो भैया साफ आंसर है इसका सी। चलिए 9 के बाद आते हैं अब हम लोग 10 की तरफ। क्या बोल रहा है? तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। बोला अगर ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है आपके पास में, लैंड होल्डिंग है एग्रीकल्चर के लिए, उसे क्या बोलेंगे? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग बोलते हैं, बट ऑप्शन दिया हुआ है लैंड सीलिंग। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। 11 की जब हम लोग बात करते हैं, 10 हो गया। 11 का आंसर हमारा है, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय क्या था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एकदम सही आंसर है। 12 नंबर, विच इंडस्ट्री हैज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय कौन आगे ना बढ़ करके पीछे हो गया था? तो वो था हैंडलूम। कई बार क्लास में मैंने बोला है और वही छप गया यहां पे। चलिए आगे आते हैं। तो 12 नंबर ये हमारा हो गया। 12 के बाद में 13 नंबर आते हैं। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन, यानी ज्यादातर लोग कहां पे इंगेज थे? एग्रीकल्चर। भाई ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले या उसी समय हमारे पास इंडस्ट्रियां थी कहां? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो 14 नंबर क्वेश्चन ना, एक सेकेंड,
हाँ 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे द ट्रेड पैटर्न अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय व्यापार कैसे होता था? बहुत सिंपल, वो हमारे देश से प्राइमरी गुड्स अपने देश लेके जाते थे और वहां से जो फिनिश गुड्स था वो हमें बेचते थे, यानी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे क्या? प्राइमरी गुड्स, और वहां से आता क्या था हमारा? हम इंपोर्ट करते थे क्या? मैन्युफैक्चर गुड्स। सो आपका ऑप्शन नंबर 1, इंपोर्ट करते थे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स। सो 14 का आंसर होगा ए। चलिए 15 नंबर को देखते हैं एक बार हम लोग। 15 नंबर क्या बोला? बहुत अच्छे से 15 नंबर को समझेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द चेंजेस इन द सेक्टरल कॉम्पोजिशन। कितनी बार क्लास में बोल दिए थे, सेक्टरल कॉम्पोजिशन के समय जयदेव सर्कल के बुक में अंडरलाइन करवाए थे भाई। क्या था इसका आंसर? क्लर्क फिशर्स थ्योरी। चलिए 15 हो गया, यानी इसका आंसर है डी। और उसके बाद में आते हैं हम लोग 16 नंबर। बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया था भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स? भैया इसमें से कौन इंटरमीडिएट गुड्स है? स्टील टू प्रोड्यूस कार, कार को प्रोड्यूस करने के लिए स्टील का जरूरत पड़ता है, तो स्टील क्या है भैया? इंटरमीडिएट गुड्स है। चलिए 16 हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 17 पे। 17 का तो भाई सम्स है, ठीक है, क्लास में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, यही सम भी बनाया होगा शायद। तो 17 का आंसर है आपका बी। बी कर लीजिए आप लोग। 18 नंबर क्या बोला हम लोग का यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिफिकल्टी इन मेजरिंग नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को मेजर करते समय क्या प्रॉब्लम आता है रे भैया? अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनकम, ऐसे सेक्टर, मिक्स सेल्फ एम्प्लॉयड, याद आ रहा है क्या बोला था मैंने? फुचका वाला, घुगनी वाला, इन सब का इनकम को हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 के बाद में हम लोग 19 पे आते हैं। क्या बोल रहा है 19 में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कई बार क्लास में पढ़ा चुके हैं कि इनकम बढ़ेगा तो एपीसी क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 का तो हम ऑप्शन देख के क्वेश्चन भी ना पढ़े और सी नंबर ऑप्शन मार दे, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। मैंने बोला था आप टफ क्वेश्चन कर रहे हो, बट आपके जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो बड़े आसान होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुना। जो नहीं सुना शायद आज पछता रहे होंगे। पेमेंट ऑफ अ पर्सन एन इंस्टीट्यूशन रिसीव विदाउट प्रोडक्शन। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भैया अगर आपको पेमेंट किया गया है और आपने कोई काम नहीं किया तो उसे हम लोग ट्रांसफर इनकम कहते हैं, जो रक्षाबंधन पे हुआ। सारी बहनों ने राखी बांधा, कोई काम तो किया नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए हम लोगों ने क्या कर दिया? बहनों को दे दिया। कौन सा इनकम है ये? ट्रांसफर इनकम, क्लास में बताए थे भाई। चलिए उसके नंबर बाद आता है 22 नंबर। रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी डज नॉट इंक्रीज व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीज। बड़ा टफ क्वेश्चन था ये, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था ये। तो रियल का मतलब होता है कि सच में आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सच में आपको फायदा डज नॉट इंक्रीज, तो रियल इनकम नहीं बढ़ेगा। कब? अगर चीजों का प्राइस रोज बढ़ते जाएगा तो भैया आपका रियल इनकम बढ़ने वाला नहीं है, आप कितना भी कमाओ वो कम ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग तो 23 में, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट इनकम, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोग कर पाए इसलिए जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं। 24 नंबर, डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी से कहां जाना है? एन में। जी से एन में जाने के लिए भैया डिप्रिसिएशन है, ये तो मतलब हम लोग ऐसे ही देख करके इसका आंसर कर सकते थे। उसके बाद 25 नंबर, देयर आर डैश मेथड। भैया कितने मेथड नेशनल इनकम के? कितनी बार क्लास में बोला? 3 मेथड्स होते हैं भैया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन था, एक सम दिया था, बड़ा अच्छा सम था। एमपीसी इक्वल टू 0.8, बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी का वैल्यू बैठाइए 0.2, 0.8 बैठाएंगे तो 1 हो जाएगा 0.2। 1/0.2 का मतलब 0.2 को हटा करके 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 5। क्लास में करवाए थे ये सब। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 का ए आंसर है। उसके बाद हम लोग आते हैं 27 करवाए ना आप लोगों को मैंने, 27, ठीक है। अभी 28 को भी देख लेंगे, 27 करवा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 29 दिख रहा है, ठीक है, हम वापस आ जाते हैं, देख लेंगे एक बार। द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज, वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। अरे भाई ये फिक्स क्वेश्चन है, 29 का आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर, 28 पे भी आ जाएंगे, देख लेंगे कहां छिप गया ये क्वेश्चन। द मेन प्रोपोजिशन ऑफ
पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज कितनी बार क्लास में समझाए थे भाई। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब लोगों का भूख क्या करने के लिए, पैसा को बैंक में रखने के लिए। और मैंने बताया था लोग अगर पैसा बैंक में रखेंगे, एक आदमी रखे ये देश के लिए अच्छा बात है, लेकिन सारे लोग अगर पैसा बैंक में रखेंगे ना तो ये देश के लिए अच्छा बात नहीं है। क्योंकि देश आगे चलाने के लिए एक क्या बोलते हैं, अगर आप कंपनी खोल के पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद हमारे और तुम्हारे पापा वही काम कर रहे हैं जहां किसी ना किसी बंदे ने फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया है और उस वजह से उनका घर के साथ साथ हमारा घर भी चल रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इफ थ्रिफ्टनेस इंक्रीजेस नेशनल इनकम डिक्रीजेस। अगर हमारा प्यास पैसा बचाने की तरफ हो जाए, इन्वेस्ट ना करें, तो इससे नेशनल इनकम बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। तो 30 का आंसर हो गया भैया बी। चलिए 30 के बाद आते हैं हम लोग 31 नंबर। तो बड़ा आसान आंसर था, ठीक है। 31 का हो जाएगा बी। चलिए 32 का अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया एक क्लास में काफी बार बोल चुके हैं। चलिए 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 34 का आंसर का अगर हम लोग बात करें तो 34 का आंसर हो जाएगा डी। क्लास में बड़ी बात की है कि मार्केट फोर्स हो जाए, इसका मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। 35 का आंसर का बात करें तो भैया हो जाएगा ए। क्लास में इसको लेकर के बड़ा डिस्कशन हुआ था, बड़ा तामझाम हुआ था। 36 नंबर का आंसर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बार बोले थे, यही वाला क्वेश्चन आएगा, यही आया है। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा सी। और 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी। और चलिए भैया लास्ट 48 का आंसर हो जाएगा मनरेगा। बड़ा प्यारा टॉपिक था और वो आ भी गया। चलिए तो कौन सा क्वेश्चन छूट गया, एक हमारा छूट गया 28 नंबर, राइट। एक बार देख लेते हैं 28 नंबर कहां चला गया भाई। ट्वेंटी एट नंबर देखते हैं भाई कहां चला गया, थोड़ा सा। चलिए 28 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट विच, भैया ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट डिपेंड आइदर ऑन इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आंसर्स किए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सारे आंसर को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। बट इसका एकदम से करेक्ट आंसर आपको तब मिलेगा जब आपको आंसर अपलोड किया जाएगा। तो डरने की बात एकदम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का 35 प्लस 30 प्लस तो आ ही रहा है। अगर आपका 32 33 है तो 10 नंबर स्कूल देगा भैया। कितना हो गया आपका 45 के अराउंड हो गया। सेमेस्टर 4 में दम लगाओ और वहां से 45 लाओ और हो जाएगा 90 प्लस और आप कर जाओगे स्कूल टॉप। तो सेमेस्टर 4 का जो क्लास है वो हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेंगे। तो ऑनलाइन लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को 8100009798।